आज तो हेड क्लर्क चौरसिया ने बताया कि लिस्ट आज रात को या फिर कल तो पक्के में निकल ही आएगी। हे भगवान, 24 घंटे लगी रहती है। रात को जैसे ही लिस्ट निकली, जिसका डर था वही हुआ। आप सुन रहे हैं कहानी जानी अनजानी पीयूष अग्रवाल के साथ। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष अग्रवाल हाजिर हूं आपके लिए कहानियों के सौगात के साथ। इस बार मसूरी के पहाड़ों से इस खूबसूरत शहर में मैगी और मोमोज के साथ आपको नई कहानी सुना रहा हूं, क्योंकि हमारा शुक्रवार को कहानियों का सफर छूटना नहीं चाहिए। क्या आप भी आनंद ले रहे हैं इस कहानियों से बुनी दुनिया में अलग अलग किरदारों का? कैसी लगी थी आपको हमारे पिछले हफ्ते की रहस्यमय कहानी द रिटर्न? आज तक की सुनाई कहानियों से क्या आपको कुछ अलग लगी वो कहानी? हिचकिचाइए मत, बस जो भी लगे हमें बता दीजिए hello@piyushagarwal.com पर ईमेल करके। अभी हाल ही में कुमारेश्वर पंडा जी ने हमारे वेबसाइट पर कमेंट किया कि कहानी जानी अनजानी उनकी पहली पॉडकास्ट है और वो कहानियों का इतना लुत्फ उठा रहे हैं कि वेब सीरीज छोड़कर स्टोरी लिसनर बन गए हैं। थैंक यू कुमारेश्वर जी, ऐसे ही साथ बने रहें और लिखते रहें। दोस्तों, इस भागते दौड़ते वक्त में हम सब एक रूटीन से बंधे हैं जो हमारे जिंदगी का हिस्सा है, पर कई बार कुछ चीजें ऐसी हो जाती है हमारे रोजमर्रा के जीवन में कि हम कुछ ना सोचते हुए भी सोच में पड़ जाते हैं। ऐसी ही है हमारी आज की कहानी, अमिता नीरव जी द्वारा लिखी एक दिन। अमिता जी उज्जैन मध्य प्रदेश से हैं और आजकल इंदौर में रहती हैं। ये पिछले 10 साल से लेखन में सक्रिय हैं। इनकी एक कहानी संग्रह तुम जो बहती नदी हो प्रकाशित हो चुकी है और ये सोशल मीडिया पर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, दार्शनिक और मनोविज्ञान आदि विषयों पर भी लिखती हैं। आपको ये भी बता दें कि कहानी के अंत में हम करेंगे अमिता नीरव जी से कुछ बातें, ये जानने के लिए कि क्या था उनके मन में जब उन्होंने ये कहानी लिखी, कहानी के पीछे की कहानी। तो बस बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक दिन, अमिता नीरव। जून निकल रहा है और मेरी बेचैनी बढ़ने लगी है। हर साल इन दिनों यही होता है। आखिरकार इन्हीं दिनों उच्च शिक्षा में तबादले जो होने होते हैं। पता नहीं मैं इतना क्यों घबराती हूं तबादलों से, या कि किसी भी तरह के बदलाव मुझे असहज कर देते हैं। क्यों उम्र बढ़ने पर ऐसा ही होने लगता है? सौम्य से मैं इस तरह की चर्चा नहीं कर सकती। ऐसा कहते ही वे मुझे झिड़केंगे, क्या हमेशा उम्र उम्र की बात करती हो? मुझे नहीं पता था तुम इन सब को लेकर इतनी कॉन्शियस होगी। यदि पता होता तो? मैं माहौल हल्का करने की गरज से चिढ़ाती हूं, लेकिन देखती हूं कि सौम्य जरा भी नर्म होने के लिए तैयार नहीं है। पता होता तो तुमसे शादी करने से पहले सोचता। तुम अपनी उम्र के बारे में कहती हो तो क्या मुझे नहीं लगता है? यार 35 कोई उम्र होती है। फिर खुद ही थोड़ा फ्लर्ट करते हैं। तुम्हें कौन कहेगा कि तुम 35 की हो और तुम्हारा 10 साल का बेटा है? यदि हम तुम्हारे साथ ना हो तो कोई भी तुमसे शादी करने के बारे में सोच सकता है। चलो चलो रहने दो। कुछ कहो तो थोड़ा रीजनेबल होकर तो कहो। ज्यादा मक्खन पॉलिश अच्छी नहीं लगती। अब के मैं थोड़ा झिड़की और थोड़ी सुलह का संकेत देती हूं। वैसे सौम्य कुछ गलत भी नहीं कहते हैं। क्या मैं देख नहीं पाती हूं अपने साथ काम करती महिलाओं की आंखों में उतर आती ईर्ष्या?
पुरुषों की जबान से गिरने गिरने को होती प्रशंसा और आंखों से टपकती जाने भी दो। रिचा हमेशा कहती है, दीदी आपकी आंखों की गंभीरता से ही सब कुछ ठीक रहता है, नहीं तो क्या तू आजकल बहुत बोलने लगी है। मैं उसे झूठ मूठी धमकाती हूं। हाँ ठीक ही तो है, 35 कोई उम्र होती है। अब ऋषभ यदि 10 साल का हो गया है तो इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं बूढ़ी हो गई हूं। खैर, तो शायद डर घर के डिस्टर्ब हो जाने का होता होगा, या फिर खुद के अकेले रहने का, या फिर पता नहीं क्या, लेकिन बस बेचैनी है तो है। सौम्य के सामने अपनी बेचैनी का पता दो तो सीधे ही सुझाव मिलेगा। ऐसा होगा तब देखेंगे, छुट्टी ले लेना। अब खुद तो 10 घंटे काम करते हैं, ऋषभ भी स्कूल जाता है, मैं घर में क्या करूं? वो तो पूछेंगे बाकी औरतें क्या करती हैं। बहुत तो समझते हैं, फिर भी बहुत कुछ बाकी है। अब मैं घर गृहस्थी, साड़ी गहने और सास ननद की बातें करने के लिए किसी किटी क्लब की सदस्य नहीं बन सकती। पढ़ना भी तभी हो पाता है जब थोड़ा थोड़ा कर पढ़ो। जिस दिन यूं लगे कि अब पढ़ना ही पढ़ना है तो किताबों से ही कोफ्त होने लगे। जब दिन भर की फुर्सत हो तो घर का काम भी करने में मन नहीं लगता। फिर हर दिन के कामकाज के अतिरिक्त घर में ज्यादा काम साफ सफाई का ही रहता है। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि कल की साफ कर जमाई अलमारी को आज फिर बिखेरूं और फिर जमाऊं। ये बेगारी होने से तो रही, लेकिन सौम्य समझेंगे ये सब, तो फिर क्या करूं? अब जब तक अंतिम रूप से ट्रांसफर लिस्ट आउट नहीं हो जाती है, इसे तो सहना ही है। कॉलेज शुरू हो तो अरुण को फोन करूं, उसे फोन करो तो वह भी यही कहेगा, दीदी लिस्ट आने तो दो, मैं सब संभाल लूंगा। तो फिर क्या करूं? सहना ही होगा। बस आधी रात में खुली नींद में यही उधेड़बुन चल रही थी। ऋषभ थोड़ा कुनमुनाया तो उनकी पीठ पर हाथ रखा। थोड़ी देर उसी असमंजस में बैठी रही, फिर धीरे से चादर हटाई और स्लीपर में पैर फंसाकर बहुत हौले से कमरे का दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। जून खत्म होने पर है, मौसम बदल रहा है। 4 दिन से थोड़ा थोड़ा रुक रुक कर पानी बरस रहा है। आज दिन में ही थोड़ी धूप निकली थी, लेकिन शाम होते होते बादलों की आवाजाही शुरू हो गई। आखिर आषाढ़ भी आधा निकल गया है। बाहर बूंदाबांदी हो रही थी। बालकनी में कुर्सी लगाकर बैठ गई। यहां आकर थोड़े सुकून का एहसास हो रहा था। बेचैनी थोड़ी कम हुई भी। पता नहीं कितनी देर यूं ही बैठी रही थी। जब सौम्य ढूंढते हुए बाहर आए, तब इस बात पर ध्यान गया कि फुहारे तेज बारिश में बदल चुकी हैं। क्या हुआ? यहां क्यों बैठी हो? नींद नहीं आ रही है क्या? सौम्य ने चिंतित होकर पूछा। कुछ नहीं, दिन में फुर्सत होती है तो सो लेती हूं, फिर रात में गहरी नींद नहीं आ पाती है। बहुत देर से जाग रही थी, बारिश की आवाज सुनी तो बाहर आ गई। मैंने उन्हें समझाते हुए कहा। पिछले साल राखी पर मां का दिलाया हुआ ग्रीन लहरिया पहना था। अपने ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉर में बिंदी वाले खाने में बहुत ढूंढने के बाद मुझे कलर्ड बिंदी का पत्ता मिला था। बाल धुले हुए थे तो यूं ही कंघी कर ली थी। यूं कंघे से थोड़ा नीचे उतरते बालों को भी खुला रखना मुझे सुविधाजनक नहीं लगता है। झटपट पोनी बांध लेती हूं। हां, जिस दिन बाल धुले हो तो सूखने के लिए खुले छोड़ने पड़ते हैं, फिर भी सूखे नहीं कि तुरंत बांध लेती हूं। यूं लगता है कि आजादी बाधित होती है। पता नहीं क्यों मन हुआ कि आज ग्रीन बिंदी ही लगाऊं, इसलिए बहुत मशक्कत करके ढूंढी। बिंदी लगाकर खुद को आईने में देखा तो लगा
कुछ ज्यादा हो रहा है। मैं कॉलेज जा रही हूं, कहीं शादी या किसी फंक्शन में नहीं। पता नहीं क्यों अपने दिखने को लेकर मैं थोड़ा ज्यादा ही कॉन्शियस रहती हूं। कोई नोटिस ना करे तो लगता है कि बच गए, लेकिन जरा सा भी नोटिस की गई तो दिन भर कुछ अटका सा लगता है। इसलिए कपड़ों के रंगों को छोड़कर खुद पर और कुछ भी अतिरिक्त लगने नहीं देती हूं। तो फिर हरे रंग की बिंदी हटाकर वही ब्राउन बिंदी लगाई और निकल पड़ी। आज कॉलेज का पहला दिन जो है, दिन भर एडमिशन की सरगर्मी रही। इसके बीच में ही समय निकालकर छुट्टियां कैसे गुजरी, इस पर भी बातचीत होती रही। फिर बातचीत आकर उसी असुविधाजनक विषय पर रुक गई, ट्रांसफर। इस बार कॉलेज में ट्रांसफर का डर मेरे साथ साथ रिचा, मिसेस गुप्ता और महावीर जैन को भी है। हम चारों को ही इस कॉलेज में 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं। मुझे एक राहत ये लगी कि चलो हम सारे एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं। जब से सुना है कि लिस्ट तैयार हो गई, तब से पता नहीं कैसी तो टूटी टूटी सी नींद आती है और रात भर ऊट पटांग सपने आते रहते हैं। आज तो हेड क्लर्क चौरसिया ने बताया कि लिस्ट आज रात को या फिर कल तो पक्के में निकल ही आएगी। हे भगवान, 24 घंटे लगी रहती है। रात को जैसे ही लिस्ट निकली, जिसका डर था वही हुआ। ट्रांसफर की खबर सुनते ही दिल बैठ गया। सौम्य ने सुना तो वो भी थोड़ा परेशान दिखाई दिए। अरुण को फोन करता हूं, तुम तो छुट्टी की एप्लीकेशन दे दो, सौम्य ने कहा। अरे अब आज तो रुको, कल करेंगे। उसे भी जो करना होगा वो कल ही कर पाएगा ना। अब नौकरी कर रहे हैं तो इन चीजों से घबराने से क्या फायदा। फिर कोई दूर तो है नहीं, अरुण जिम्मेदारी से कर ही देगा। ज्यादा मुश्किल आएगी तो फिर सोचेंगे छुट्टी लेने के लिए। मैं सौम्य को समझा रही हूं या खुद को, खुद ही समझ नहीं पा रही हूं। सुबह अरुण को फोन किया तो उसने बताया, मुझे पता है दीदी, मैं कोशिश कर रहा हूं और हो जाएगा, आप चिंता मत करो, मुझ पर विश्वास करो। लेकिन मैं क्या करूं, ज्वाइन करूं या ना करूं? मैंने बहुत हताश होकर अरुण से पूछा। ज्वाइन तो कर ही ले, यूं भी दूर ही कितना है, कुल 45 मिनट का तो रास्ता है। अब क्या है कि सरकारी काम है, आप तो जानती ही हैं। उसने बात समेटी। आखिरकार नए कॉलेज को ज्वाइन कर ही लिया। रिचा का भी ट्रांसफर हुआ है, वो भी अप डाउन कर रही है। हम दोनों साथ ही ट्रेन पकड़ते हैं। मैं पहले उतरती हूं, उसे आधा घंटा और लगता है। धीरे धीरे और भी अप डाउनर से मुलाकात होती चली गई। कुछ तो कॉलेज का ही स्टाफ है, खुद प्रिंसिपल भी हमारे साथ ही अप डाउन करते हैं। कुछ बैंक में काम करने वाली लड़कियां हैं। कुल मिलाकर एकाध महिला ही मेरी उम्र की है। बाकी चारों पांचों 24-26 साल की उम्र की लड़कियां हैं। वैसे ज्यादा असुविधा नहीं है, बस समय साधना पड़ता है। 1.5 घंटे का समय एडजस्ट करने में शुरुआत में थोड़ी मुश्किल आई थी। धीरे धीरे सब ठीक हो गया। समय को बचाने की गरज से साड़ी को तिलांजलि दे दी, सलवार कमीज पहनने लगी। 10 मिनट भी बचते हैं तो कितनी राहत हो जाती है, ये सिर्फ अप डाउन करने वाली शादीशुदा महिला ही समझ सकती है। महीना भर तो गया अप डाउन करते हुए। हर 3-4 दिन में मैं या सौम्य अरुण को फोन लगा लेते हैं। कल रात को ही उससे बात हुई तो उसने दिलासा दिया और बताया कि पैसा भी दे दिया है, मतलब अब आप निश्चिंत हो सकते हैं। बस इसी निश्चिंता से रात बड़ी गहरी नींद आई और सुबह 15 मिनट देर से नींद खुली। बहुत हड़बड़ी में नहाकर बाहर आई और रेलवे स्टेशन फोन लगाया तो एक राहत की खबर मिली कि ट्रेन आधा घंटा लेट है। चलो थोड़ा इत्मीनान है। जब स्टेशन पर पहुंची
तो पता चला कि ट्रेन 1.5 घंटा लेट हो गई है। सबको ही अपने अपने दफ्तर लेट हो जाने की चिंता थी, लेकिन हम तो निश्चिंत थे। आखिर प्रिंसिपल जो हमारे साथ है, अब जिन्हें लेट होने की चिंता हो रही है वो भी कर क्या सकते हैं। ट्रेन तो जब आएगी तभी आएगी ना। एक एक कर सारी महिलाएं इकट्ठा हो गई। महिला वेटिंग रूम में तो पैर रखने की भी जगह नहीं है। जंक्शन है तो यहां कई मुसाफिर अपने गंतव्य के लिए गाड़ी बदलते हैं, इसलिए रात भर सफर कर अगली ट्रेन का इंतजार करती महिलाओं से पूरा वेटिंग रूम भरा हुआ है। हर तरफ बेतरतीबी से पड़ा सामान, और जैसी जगह हो उसी में खुद को एडजस्ट करके ऊंचती महिलाओं को अंदर ही छोड़कर हम सभी बाहर आ गए। बेंच पर बैठकर सारे बातों में मशगूल थे। बहुत देर से किसी के गाने की आवाज आ रही थी। आश्चर्य है, किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। ध्यान तो मेरा भी नहीं गया था। ये तो बाद में एक छोटी सी घटना से रिकॉल हुआ। जैसे ही ट्रेन के आने का अनाउंसमेंट हुआ, हम सभी ने अपनी अपनी सीट छोड़ दी। जहां हम जाकर खड़े हुए वहां फिर उसी तरह के गाने की आवाज आती रही, और फिर आश्चर्य की हम में से किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। आखिरकार पूरे प्लेटफॉर्म को कपाती हुई धड़धड़ाती ट्रेन आ पहुंची। किसी भी तरह के खतरे का कोई सिग्नल नहीं मिला तो सभी रिजर्वेशन के डब्बे में चढ़ गए। 10:30 बज चुके थे। कुछ यात्री बाकायदा जागकर नाश्ता कर रहे थे तो कुछ सो रहे थे। हमें जहां जगह मिली वहां ऊपर की दोनों बर्थ पर लोग नींद निकाल रहे थे, सो नीचे की एक एक सीट तो यूं भी खाली मिल गई थी। फिर थोड़ा थोड़ा सबने एडजस्ट किया तो 2 के बैठने की और व्यवस्था हो गई। सामने की बगल वाली सीट पर बैठी महिलाओं ने भी थोड़ी सहृदयता दिखाई। इस तरह से हम सभी एक ही कंपार्टमेंट में इकट्ठा हो गईं। मेरी सीट पर सबसे पहले शर्मिला बैठी थी, उसके बाद मैं। ट्रेन अभी भी रुकी हुई थी। जब सारे लोग ठीक से सेटल हो गए तो मेरा ध्यान बाहर की तरफ गया। वहां एक 22-24 साल का लड़का खड़ा था। वो लगातार हमारे ही कंपार्टमेंट में देख रहा था। जैसे ही मेरी नजर उधर गई, उसने इशारे में मुझे बताया कि मैं अच्छी लग रही हूं। मैं एकाएक चौंकी। मैंने शर्मिला की तरफ देखा, लेकिन वो सामने बैठी रिचा से बातों में मशगूल थी। फिर मैंने रिचा के पास बैठी अनुभूति की तरफ देखा तो उसने तो बाकायदा आंखें मूंद रखी थी। मैंने फिर से धड़कते दिल से बाहर की तरफ देखा। वो अब भी वहीं खड़ा था। उसने फिर से मुझे वैसा ही इशारा किया। मेरी धड़कनें बेकाबू हो गई। मैंने चोर निगाहों से एक बार फिर अपने आसपास देखा। चाहा कि बाहर की ओर नहीं देखूं, लेकिन फिर भी निगाह चली गई। वो अब भी वहीं खड़ा था। अब गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी थी। वो थोड़ी दूर तक खिड़की के साथ साथ दौड़ता दिखा। फिर से उसने वैसा ही इशारा किया। गाड़ी तेज हो गई और वो वहीं छूट गया। मैं एकाएक असहज हो गई। आमतौर पर मैं सबकी बातों में शामिल होती हूं, लेकिन आज मुझे खुद भी पता नहीं कि मैं कहां हूं। मुझे प्लेटफॉर्म पर आ रही गाने की आवाज की याद आ गई। गाड़ी पहुंचने वाली थी, लेकिन मैं बहुत कोशिश करके भी सहज नहीं हो पा रही थी। मैंने खुद को बहुत झिड़का। मैं उस लड़के के उम्र के बच्चों को पढ़ाती हूं। अब कोई मेरी उम्र भी 20-22 साल नहीं है। खुद को ये कहकर भी समझाया कि हो सकता हो वो शर्मिला के लिए खड़ा हो, और लेकिन फिर मैं खुद से ही तर्क करती हूं कि फिर उसने मुझे क्यों इशारा किया। पूरा दिन मेरा होना मेरे सामने ही नहीं खुला। दिन एक तरंग, एक नशे की सी हालत में गुजरा। हां, खुद को झिड़कना भी दिन भर जारी रहा। शाम को जब फिर से उसी प्लेटफॉर्म पर उतरी तो लगा जैसे यहां सब कुछ बदला हुआ है।
हर दिन की तरह घर भागने की जल्दी मुझे महसूस नहीं हुई। एक बार बहुत सतर्क नजरों से पूरे प्लेटफॉर्म का निरीक्षण किया। पता था कि अब यहां कुछ भी नहीं होगा, लेकिन खुद से पूछ भी रही थी कि ये क्या बचपना है। यूं ऐसे नई नई हुई जवान लड़की की तरह छुई मुई होने की तो कोई वजह नहीं थी, मगर कुछ तो था ही। गाड़ी निकालकर जब घर की तरफ बढ़ी तो अग्रवाल मिष्ठान पर बाहर रखे बड़े से कढ़ाई की चाशनी में तैरते गर्मा गर्म गुलाब जामुन दिखे। यूं कभी रुककर कुछ खरीदती नहीं हूं, लेकिन आज रुककर आधा किलो गुलाब जामुन बंधवाया। घर पहुंची और चेंज कर लौटी, तब तक सौम्य चाय बना चुके थे। मैं गर्म गुलाब जामुन बाउल में रख रही थी कि फोन बजा। सौम्य चाय लेकर जा चुके थे। ऋषभ भी नहीं था, इसलिए इत्मीनान था कि कोई ना कोई फोन तो उठा ही लेगा। मैंने नमकीन निकाला और सारे सामान को ट्रे में सजा रही थी कि सौम्य ने अंदर आकर खुशखबरी सुनाई। अरुण का फोन है, तुम्हारा ट्रांसफर रुक गया है। पता नहीं कैसे गुलाब जामुन का बाउल मेरे हाथ से छूट गया। गुलाब जामुन लुढ़के और बाउल टूटकर पूरे किचन में बिखर गया। मैं उस बिखरेपन को एकटक देख रही थी और मेरे अनजाने ही आंसू उमड़ आए थे। सौम्य ने मेरे सिर को प्यार से थपथपाया। कोई बात नहीं, इसमें रोने की क्या बात है। चलो तुम बाहर जाओ, मैं सब ठीक कर देता हूं। मैं धुंधलाई आंखों से कभी सौम्य को तो कभी उस बिखरेपन को अवाक होकर देख रही थी। कहानी जानी अनजानी पर हमारे साथ आज जुड़ी है अमिता जी। जी हाँ, वही अमिता जी जिसकी कहानी आपने अभी अभी सुनी। आशा है आपको कहानी पसंद आई। तो अमिता जी, वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे लिए टाइम निकाल सके। सारे दर्शकों को नमस्कार। आपकी कहानी पढ़ने में मुझे बहुत मजा आया। आपकी कहानी में कुछ अलग ही इमोशंस है, कुछ अलग ही किरदार के कुछ अलग ही भावनाएं हैं जो ऐसे आजकल हाल फिलहाल कहानियों में नहीं सुनने को मिलती है। तो क्या प्रेरणा है इस कहानी के पीछे, अगर आप हमें बता पाएंगे? मुझे कई लोगों ने ये बात कही कि आपकी कहानियों में स्ट्रगल बहुत है, मेंटल जो स्ट्रगल है वो जी। बहुत ज्यादा है, घटनाएं कम है, बहुत सारी चीजें साथ साथ चलती है, लेकिन वो बड़ी इनर कॉन्फ्लिक्ट जैसी चीज होती है। तो असल में कहानियों की प्रेरणा तो होती तो है, बिल्कुल तयशुदा बात है कि कहानियों की प्रेरणा तो होती है, लेकिन आप उस मोमेंट में या कभी भी शायद नहीं पकड़ पाते हैं कि कहानी की दरअसल प्रेरणा क्या थी। ये जो कहानी है एक दिन, ये एक ऐसी कामकाजी महिला जो है उसके बारे में है, जो बहुत व्यस्त जीवन जीती है अपना, और उसके बाद एक किस्म की ऊब उसे होने लगती है, क्योंकि वो अपने आस इर्द गिर्द के रिश्तों से कटी हुई होती है। हस्बैंड है, बेटा है, उनके साथ में मतलब वो रहती है। तो वो जो छोटी छोटी जीवन की जो खुशियां हैं, बहुत छोटी छोटी, वो होती तो है उसके इर्द गिर्द, मगर वो उसको उस तरह से महसूस नहीं कर पाती है। तो वो जो एक छोटी सी खुशी उसको मिलती है, जो कोई एक अनजान व्यक्ति है, जो एक अनजान लड़का है, वो उसको सिर्फ एक जेस्चर देता है जो आपकी तारीफ करता है। मतलब एक ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हर आदमी को तारीफ पसंद आती है, तो वो जो तारीफ होती है वो उसे अच्छी लगती है, और समाओ ये उसे लगता है कि इतना वक्त गुजर गया, इतनी उम्र गुजर गई, लेकिन उसके बावजूद कोई चीज है जो उसके अंदर अभी भी जिंदा है। बिल्कुल। मुझे एक्चुअली जब मैं कहानी पहली बार पढ़ रहा था तो मुझे ये बात भी खास लगी, कहानी में एक तरह से दो पहलू साथ साथ चलते रहते हैं। एक तो उनकी ट्रांसफर की जो बातें हैं कि भाई तबादला होने वाला है, ट्रांसफर को लेके उनके मन में जो भी उफान मच रहा है, जो भी बातें आ रही है, और साथ में वो अपने आप को भी, अपने लुक्स को लेकर बहुत कॉन्शियस है, अपने कैसी वो दिखती हैं, उनकी उम्र हो रही है, काफी सारी बातें ऐसी आती है। हमेशा ही ऐसा लगता है कि अच्छा, ये कहानी में दो थ्रेड चल रहे हैं, और अचानक से एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब
वो तबादले वाली कहानी बस एक अंडर लेयर, एक साइड स्टोरी रह जाती है, और जो मेन मुद्दा है वो हो जाता है उसका कि भाई कैसे एक आम महिला भी वो प्रशंसा लेके प्रशंसा से खुश फील कर सकती है। और मेरे हिसाब से वो एक इमोशन जो लास्ट में आता है कि भाई उन्हें समझ भी नहीं आ रहा है कि उन्हें क्यों खुशी हो रही है। वो जो मोमेंट है वो बहुत मुझे खास लगा। एक्चुअली वही जो बहुत जिसको कहते हैं ना, बहुत बहुत बारीक जो चीज है, बहुत मासूम सी जो चीज है, वो मैंने उसको पकड़कर वो इलाबोरेट करने की कोशिश की। हर एक को वो खुशी होती है, मगर वो खुशी किसी के सामने व्यक्त नहीं कर सकती है, बिल्कुल। क्योंकि हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है या सोशल वैल्यूज है, वो उसे ये सिखाती है कि यदि तारीफ कोई करता है तो आपको, खास तौर पर एक उम्र के बाद, या आप मैरिड हैं तो उसके बाद यदि कोई तारीफ करता है तो उस तारीफ को लेकर आपको पॉजिटिव दिखाया नहीं जाना चाहिए। मतलब आपको अच्छा लगे, ये तो बहुत नेचुरल चीज है, लेकिन उस अच्छे लगने को आपको एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। और अंत में जो एंड मोमेंट है, जब वो गुलाब जामुन खरीदती हैं, उन्हें वो खुशी गुलाब जामुन के थ्रू वो एक्सप्रेस कर रही होती है खुद को, और जब ट्रांसफर हो जाता है और गुलाब जामुन हाथ से छूट जाती है, वो मोमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है आपके हिसाब से भाई? एक्चुअली वो जो तारीफ जो उसको वहां से मिली, तो वो जो छोटी छोटी खुशी है, वो खुशी जो है, मतलब वो खुद भी परेशान है, वो खुद भी चाहती है कि उसका ट्रांसफर जो है वो उस जगह हो जाए जहां वो रह रही है, क्योंकि वो एक तकलीफ अलग है। लेकिन वो जो वक्ती खुशी है उसको, जो उस वक्त मिली है उसको उसको अचानक से लगता है कि यार अब सब बिखर गया। मतलब वो जो वक्ती खुशी है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी, लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो पाएगी। तो ये मैंने बताने की कोशिश की है कि एक किसी वक्त में आप वो चाहने लगते हो जो आप नहीं चाहते हो। मतलब अप डाउन करना उसके लिए भी सुविधाजनक नहीं है, लेकिन उस एक मोमेंट में उसको लगता है कि यार ये उतना बुरा भी नहीं। इस खुशी के लिए मैं ये कष्ट उठा सकती हूँ, इस तरह की खुशी के लिए। नहीं, कष्ट उठाने को तैयार नहीं है वो, लेकिन समहाउ वो जो एक जो बहुत प्रेशियस मोमेंट होता है ना आपकी जिंदगी का, वो एकदम से जैसे वो बाउल जैसा टूट कर बिखरता है, वो वैसे बिखर जाता है। हूँ मैं पॉलिटिकल साइंस से, लेकिन लोगों को बार बार ये लगता है कि मैं फिलोसफी से हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर थिंकर्स का प्रभाव है और मुझे थिंकर्स पढ़ना बड़ा पसंद है। मैं और जगह जगह कोट भी करती हूँ। तो रूसो जो है वो फ्रेंच थिंकर हैं, उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने अलग संदर्भ में बात कही थी कि आपके पास रियल विल होती है और एक्चुअल विल होती है। बहुत खूब। वो मतलब एग्जैक्टली मैं रियल विल और एक्चुअल विल कौन सी है ये नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन वो जो उनका कहना है कि एक जो विल होती है वो बहुत तात्कालिक होती है, मतलब प्रेजेंट की होती है, आज की होती है, और एक विल जो होती है वो दूरगामी है, भविष्य में आप उसको चाहते हैं। मतलब जैसे नाम हो जाए आपका, या आपके पास पैसा आ जाए, तो इन दोनों में फर्क होता है। इस कहानी में भी वही बात है कि वो जो उसको तात्कालिक जो खुशी मिली है, वो जो मोमेंट है खबर से जो है बिखर गया, कल से फिर वो वही हो जाएगी। तो ये जो दोनों चीजें हैं जो साथ साथ चलती है। बहुत ही खूब, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने बताया, और इसीलिए आपको हम इंटरव्यू के लिए लाना चाहते थे। बताइए, ये पर्सपेक्टिव तो हमें पता ही नहीं चलता कहानी पढ़कर। अब पहले तो आपने ये कहानी कब लिखी, कितनी पुरानी है, और आप कब से कहानियां लिख रहे हैं? कहानियों के साथ आपकी शुरुआत कैसे हुई? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कहानियां लिखूंगी। शुरुआत में जब मैं जर्नलिज्म की शुरुआत हुई थी मेरी, उस वक्त ब्लॉगिंग शुरू हुआ था। तो ब्लॉगिंग जब मतलब होता है ना, आप हर दिन कुछ नया पढ़ते हैं और आपके अंदर एकदम से रिएक्शन आता है। मेरे अंदर बहुत रिएक्शंस आते हैं। इस तरह से कहा जा सकता है कि मैं बड़ी रिएक्टिव हूँ। मतलब मैं खुद अपने बारे में ये कहती हूँ कि मैं प्रतिक्रियाओं की संतान हूँ। तो मैंने ब्लॉग लिखना शुरू किया, फिर मुझे लगा कि हर जो न्यूज है उस पर एक जैसी रिएक्शंस आती है, मतलब आप कुछ नया नहीं दे पा रहे हैं उसमें। तो उस तरह से मैंने छोटे छोटे पीसेस लिखना शुरू किए। तो पीसेस के दौरान मेरे जो कलीग हैं उन्होंने, और 2-3 लोगों ने जो मेरा ब्लॉग पढ़ा करते थे, तो उन्होंने कहा कि अरे ये तो कहानी हो गई। अच्छा। और मैंने उसको मैगजीन में भेजी, वो छप गई। तो तब तक मुझे नहीं लगा था कि मैं कहानियां लिख पाऊंगी, और जब छपी कहानी तो मुझे लगा कि मैं कहानी लिख सकती हूँ। उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ। ये वक्त था मेरे ख्याल से 2010 या 2012 का। 12-13 में ये कहानी लिखी गई, लेकिन ये कहानी जो है मेरी बहुत बाद में पब्लिश हुई। मतलब उसके बाद लिखने का सिलसिला शुरू हुआ। हाँ, मैंने 15 साल जर्नलिज्म किया, एक अखबार में काम करती रही हूँ।
अच्छा। और लास्ट ईयर मैंने वो काम छोड़ा क्योंकि मेरे पास बहुत सारे विषय हैं काम करने के लिए, इवन कहानियां लिखने के लिए और नॉवेल के लिए भी। तो फिर मुझे लगा कि मेरे पास उतना वक्त नहीं है कि मैं दोनों चीजों को दे सकूं, और जर्नलिज्म से जो भी मैं सीख सकती थी वो मैंने सीख लिया। और फिलहाल मैं लिख रही, मतलब मैंने एक डिफिकल्ट विषय उठाया है अपने नॉवेल के लिए। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर नॉवेल शुरू कर रही हूँ, तो उसके लिए थोड़ा सा रिसर्च कर रही हूँ फिलहाल। क्या बात है, मतलब कि आप जब व्यस्त थी तब आपने इतनी सारी अच्छी कहानियां लिखी है, अब जब लिखने पे ही ध्यान देंगे तब तो क्या बात है, क्या बात। नहीं, मैंने व्यस्तता के दौरान जो है वो एक बड़ा नॉवेल लिखा है, माइथोलॉजी पर लिखा है मैंने। मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल मई में मार्केट में आ जाएगा वो। क्या नाम रहेगा अगर आप बता सकते हैं अभी तो। माधवी आभूषण से छिटका स्वर्ण कण। और हम कोशिश करेंगे कि हमारे सुनने वालों के लिए हम किताब का नाम हमारे शो नोट्स में डाल दें। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है अमिता जी आपसे ये सब बातें करके और आपकी इस सोच के बारे में जानकर। एक जो जाते जाते मैं एक जो बात आपसे पूछना चाहूँगा वो ये कि हमारे सुनने वालों में से बहुत लोगों को लिखना भी पसंद है, और हम प्रेरित करते रहते हैं कि और लिखें। जी। अगर नए लेखकों को आप कुछ कहना चाहेंगे तो वो क्या होगी। नए लेखकों के लिए ये है कि आप बस लिखिए। सिंपल एंड स्वीट। विधा की चिंता नहीं कीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया जो है वो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि वो आपको हर तरह की विधा के लिए जो है वो स्वतंत्रता देता है। थैंक यू सो मच अमिता जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातें करके आप और कहानी के पीछे की कहानी भी सुनकर। थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए समय निकाला। थैंक यू। कैसी लगी आपको ये कहानी और कहानी के पीछे छुपे विचार। क्या आपके साथ ऐसा कभी कुछ हुआ है कि अचानक किसी दिन किसी बात ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया हो। हमें जरूर बताएं जहां कहीं भी आप ये सुन रहे हैं, या ईमेल करें hello@piyushagarwal.com पर। हमेशा की तरह हर शुक्रवार हम नए या पुराने लेखकों की कहानियां लाते रहेंगे। इसी नोट पर अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ मिलने का वादा लेकर मैं आपसे विदा लेता हूं। हर शुक्रवार आप तक नई कहानियां लाने का श्रेय मैं अपनी टीम को देना चाहूंगा। आज के एपिसोड की प्रोड्यूसर हैं देवांशी बत्रा और एडिट किया है प्रीतेश भंडारी ने। आप सुन रहे थे कहानी जानी अनजानी पीयूष अग्रवाल के साथ, जो कि इंडी पॉडकास्टर की एक पेशकश है। तो हम आपसे मिलते रहेंगे हर शुक्रवार। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए।